नमस्कार। इतिहास में ना कुछ पल ऐसे होते हैं जो सब कुछ बदल देते हैं। आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक मोड़ की, तराइन की लड़ाइयों की। दो ऐसी लड़ाइयाँ जिन्होंने आने वाली सदियों के लिए भारत की कहानी ही बदल दी। तो सवाल यही है ना कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही जगह पर सिर्फ 1 साल के फर्क से लड़ी गई दो जंगें एक पूरे सब कॉन्टिनेंट का भविष्य तय कर दे। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, पर चलिए आज इसी ऐतिहासिक पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। तो देखिए, इस पूरी कहानी के दो मेन कैरेक्टर हैं। एक तरफ अजमेर और दिल्ली पर राज करने वाले पृथ्वीराज चौहान, अपने इलाके के अपने साम्राज्य के डिफेंडर, और दूसरी तरफ गजनी का सुल्तान मोहम्मद गौरी, जिसकी नजरें अपने साम्राज्य को और फैलाने पर थीं, एक रक्षक और एक हमलावर। अब जाहिर सी बात है, जब दो इतने बड़े और ताकतवर शासकों की महत्वाकांक्षाएं टकराएंगी तो एक जबरदस्त टकराव तो होना ही था। और ये कोई मामूली टकराव नहीं था, ये वो टकराव था जो इतिहास लिखने वाला था। और इस टकराव के लिए स्टेज सेट हुआ तराइन के मैदान में। जी हाँ, वही जगह जो आज हरियाणा में है। ये सिर्फ एक मैदान नहीं था, ये वो स्टेज बनने वाला था जहां दो बड़े साम्राज्यों की तकदीर का फैसला होना था। तो चलिए चलते हैं साल 1191 में, तराइन की पहली लड़ाई। यहां पर एक जीत तो मिली, लेकिन शायद इसी जीत ने एक तरह का ओवर कॉन्फिडेंस पैदा कर दिया। एक ऐसी जीत जिसकी कीमत आगे चलकर बहुत भारी पड़ने वाली थी। हुआ ये कि 1191 में गोरी ने भटिंडा के किले पर हमला कर दिया, जो कि एक बहुत स्ट्रेटेजिक पॉइंट था। लेकिन उसका सामना हुआ पृथ्वीराज चौहान की एक विशाल और संगठित राजपूत सेना से। और नतीजा बिल्कुल साफ था। गोरी की सेना बुरी तरह हारी और उसे मैदान छोड़कर भागना पड़ा। पृथ्वीराज चौहान की शानदार जीत हुई। मोहम्मद गोरी लड़ाई में घायल भी हो गया था, लेकिन उसे जाने दिया गया, उसे भागने का मौका मिल गया। और बस यही वो एक फैसला था जिसने आगे की पूरी कहानी पलट दी। आज भी इतिहासकार इसी एक पल को, इसी एक फैसले को इतिहास की सबसे बड़ी भूलों में से एक कहते हैं। गौरी को जिंदा छोड़ देना, एक ऐसी गलती जिसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। क्योंकि गोरी मैदान में भले ही हार गया था, लेकिन उसका इरादा नहीं हारा था। वो वापस आया, और इस बार वो सिर्फ जीत के लिए नहीं, बल्कि बदले की आग में जलता हुआ आया था। तो अब बात करते हैं तराइन की दूसरी और ज्यादा निर्णायक लड़ाई की। सोचिए, सिर्फ 1 साल, बस 1 साल बाद 1192 में मोहम्मद गोरी वापस उसी मैदान में आ खड़ा हुआ। लेकिन इस बार वो 1 साल पहले वाला गोरी नहीं था। नहीं, इस बार वो एक नई और बहुत ही खतरनाक प्लानिंग के साथ आया था। देखिए फर्क समझिए। पहली लड़ाई में गोरी ने सोचा था कि सीधी सीधी टक्कर से काम बन जाएगा, मतलब ब्रूट फोर्स। लेकिन अपनी हार से उसने एक बड़ा सबक सीखा। दूसरी लड़ाई में उसने ताकत के साथ साथ दिमाग का इस्तेमाल किया। चालाकी, टैक्टिक्स और डिसिप्लिन, ये थे उसके नए हथियार। और उसकी ये नई स्ट्रैटेजी कमाल की थी। इसे फॉल्स रिट्रीट या नकली पीछे हटने की चाल कहते हैं। प्लान सिंपल था। पहले अपने तेज घुड़सवारों से दुश्मन को लगातार परेशान करो, फिर अचानक भागने का नाटक करो। इससे क्या होगा? राजपूत सेना जोश में पीछा करेगी, और पीछा करते करते वो थक भी जाएगी और बिखर भी जाएगी। और बस सही मौके पर पलटकर उस बिखरी हुई थकी हुई सेना को घेर लो और काम तमाम। और गौरी का ये प्लान बिल्कुल परफेक्ट काम कर गया। राजपूत सेना, जो हमेशा आमने सामने की बहादुर लड़ाई के लिए जानी जाती थी, वो इस धोखे में आ गई। वो गौरी के जाल में फंस गए। उनकी सेना की फॉर्मेशन टूट गई, और देखते ही देखते वो पूरी तरह से हार गए। और इस दूसरी लड़ाई का जो नतीजा निकला, वो सिर्फ एक सेना की हार या जीत नहीं थी। नहीं, ये भारत में एक नए दौर, एक नए शासन की शुरुआत थी। तो हुआ क्या? मोहम्मद गौरी की एक डिसाइसिव यानी कि निर्णायक जीत हुई। पृथ्वीराज चौहान को पकड़ लिया गया, और बस यहीं से उस इलाके में राजपूतों के दबदबे के खात्मे की शुरुआत हो गई। जीत के बाद गौरी वापस चला गया, लेकिन उसने अपने सबसे भरोसेमंद जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का गवर्नर बना दिया। कहा कि अब से भारत के जीते हुए इलाके तुम संभालोगे। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, कि आखिर क्यों हम इन दो लड़ाइयों को इतना जरूरी मानते हैं? क्यों ये सिर्फ एक जंग नहीं, बल्कि इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा ग्रेट टर्निंग पॉइंट है, वो मोड़ जिसने सदियों की कहानी लिख दी। ये टाइमलाइन देखिए, सब कुछ शीशे की तरह साफ हो जाएगा। 1191 पहली लड़ाई, चौहान जीते।
ठीक 1 साल बाद 1192 दूसरी लड़ाई गौरी जीता। इसके बाद गौरी के इलाके पर ऐबक का राज आया और फिर 1206 में उसी ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। आप देख सकते हैं हर चीज एक दूसरे से कैसे चेन की तरह जुड़ी हुई। तो लॉन्ग टर्म में इसका असर क्या हुआ? सबसे बड़ा असर तो ये था कि भारत में तुर्की शासन की फाउंडेशन पड़ गई। इसी जीत ने दिल्ली सल्तनत के लिए दरवाजे खोल दिए। राजपूतों की पावर कम हो गई और सिर्फ इतना ही नहीं, भारत में लड़ाई के तौर तरीकों और पॉलिटिक्स में भी हमेशा के लिए बड़े बदलाव आ गए। बिल्कुल, जैसा कि कहा जाता है, तराइन की दूसरी लड़ाई के बाद ही भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना का रास्ता खुल गया। यही इन लड़ाइयों का सबसे बड़ा, सबसे लास्टिंग लेगेसी था। ये पूरी कहानी हमें एक बात सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे कभी-कभी सिर्फ एक फैसला, सिर्फ एक पल आने वाली सदियों तक अपनी छाप छोड़ जाता है। जरा सोचिए, इतिहास में ऐसे और कितने मौके आए होंगे जब किसी एक चॉइस ने पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया हो। ये सोचने वाली बात है। इतिहास सिर्फ तारीखों और राजा महाराजाओं की कहानी नहीं होती, ये जमीन की भी कहानी होती है। और भारत के इतिहास में हरियाणा की एक जमीन पानीपत, वो सिर्फ एक मैदान नहीं है, वो एक ऐसा मंच है जहां भारत की तकदीर के सबसे बड़े, सबसे अहम नाटक खेले गए। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार। तो चलिए आज इन 3 लड़ाइयों की कहानी को एक-एक करके समझते हैं। जरा सोचकर देखिए, एक ही बैटलफील्ड और 3 ऐसी जबरदस्त लड़ाइयां जिन्होंने पूरे सब कॉन्टिनेंट का भविष्य हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। पर सवाल ये उठता है कि आखिर पानीपत ही क्यों? मतलब ऐसी क्या खास बात थी इस जगह में कि इतिहास बार बार यहीं पर लौट कर आता रहा? पानीपत भारत का भाग्य क्षेत्र, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये एक हकीकत है। यहाँ पर हुई हर एक जंग ने भारत के इतिहास की धारा को एक बिल्कुल ही नई, एक अनपेक्षित दिशा में मोड़ दिया। तो चलिए कहानी के पहले मोड़ से ही शुरू करते हैं। साल था 1526। दिल्ली की सल्तनत की पकड़ कमजोर हो रही थी और उत्तर से एक नई, ताकतवर आंधी दस्तक दे रही थी। ये लड़ाई सिर्फ एक सल्तनत के खत्म होने की कहानी नहीं थी। नहीं, ये भारत में अगले 300 साल तक चलने वाले एक महान साम्राज्य के जन्म का ऐलान थी। मैदान के 2 कोनों में 2 बिल्कुल अलग दुनियाएं आमने सामने थीं। एक तरफ था दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी, जिसकी सल्तनत बहुत बड़ी तो थी, पर अंदर ही अंदर आपसी कलह से खोखली हो रही थी। और दूसरी तरफ मध्य एशिया से आया बाबर, महान योद्धा तैमूर का वंशज, जिसकी आंखों में हिंदुस्तान में एक नया साम्राज्य खड़ा करने का सपना पल रहा। तो ये टकराव हुआ ही क्यों? देखिए, वजह सिर्फ बाबर के बड़े इरादे नहीं थे। असल में लोदी का राजकाज इतना कमजोर हो चुका था कि उसके अपने ही सरदार उससे नाखुश थे। उन्होंने ही बाबर को न्योता भेजा था। एक तरह से एक भूखे शेर को शिकार का पता दे दिया था, और बाबर के लिए ये एक ऐसा सुनहरा मौका था जिसे वो छोड़ ही नहीं सकता था। तो छोटी सी सेना ने इतनी बड़ी सल्तनत को आखिर झुकाया कैसे? जवाब था टेक्नोलॉजी और स्ट्रैटेजी। बाबर अपने साथ एक ऐसा हथियार लाया था जो हिंदुस्तान ने पहले बड़े पैमाने पर कभी नहीं देखा था, तोपें। और उसकी तुलुगमा रणनीति, इसका मतलब था सेना को हिस्सों में बांटकर दुश्मन को दोनों तरफ से अचानक घेर लेना। लोधी की भारी भरकम सेना जब तक कुछ समझ पाती, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो तोपों की आग और तलवारों के बीच बुरी तरह फंस गई थी। और नतीजा, इब्राहिम लोधी जंग के मैदान में मारा गया, और उसके साथ ही दिल्ली सल्तनत का सूरज भी हमेशा के लिए डूब गया। पानीपत की उसी धूल से भारत में मुगल वंश की नींव रखी गई। एक ही दिन में इतिहास का पूरा पन्ना ही पलट गया था। ठीक 30 साल बाद पानीपत का मैदान एक बार फिर इतिहास बनते देखने वाला था। लेकिन इस बार लड़ाई एक नया साम्राज्य बनाने की नहीं थी, बल्कि जो बनाया गया था उसे बचाने की थी। बड़ा सवाल ये था कि क्या मुगलों की ये नई नवेली नींव इतनी मजबूत थी कि वो एक भयानक तूफान को झेल सके? इस बार मैदान में एक तरफ था एक किशोर अकबर, जो अपने पिता की विरासत को बचाने की कोशिश कर रहा था, और उसका सामना किससे था? हेमू से, एक साधारण से परिवार से उठकर बना एक ऐसा जबरदस्त योद्धा जिसने मुगलों को दिल्ली से खदेड़कर बाहर कर दिया था। तो ये सिर्फ 2 सेनाओं की नहीं, बल्कि एक स्थापित वंश और एक उभरते हुए सितारे की टक्कर थी। जंग बिल्कुल बराबरी पर चल रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था कि हेमू की जीत लगभग तय है। लेकिन तभी इतिहास ने एक ऐसा नाटकीय मोड़ लिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। एक आवारा तीर कहीं से आया और सीधा हेमू की आंख में जा लगा।
वो बेहोश होकर हाथी से नीचे गिर पड़ा और उसे गिरता देख उसकी सेना में भगदड़ मच गई। सोचिए, सिर्फ एक तीर ने इतिहास की दिशा ही बदल दी। हेमू की हार के साथ ही अकबर का शासन दिल्ली पर पक्का हो गया। मुगल साम्राज्य, जो अब तक एक नन्हा सा पौधा था, अब एक विशाल पेड़ बनने की राह पर मजबूती से चल पड़ा। ये जीत विस्तार से ज्यादा अपने अस्तित्व को बचाने की जीत थी। और अब हम आते हैं पानीपत की तीसरी और शायद सबसे विनाशकारी लड़ाई पर। ये दो महाशक्तियों का वो टकराव था, एक ऐसा युद्ध जिसके बाद किसी नए साम्राज्य का उदय नहीं हुआ बल्कि एक महान पतन की शुरुआत हुई। साल था 1761। एक तरफ अफगानिस्तान से आई अहमद शाह अब्दाली की तूफानी सेना थी और दूसरी तरफ उस वक्त पूरे भारत में अपनी ताकत का परचम लहरा चुकी मराठा सेना। ये दो महाशक्तियों का वो टकराव था जिसे टाला नहीं जा सकता था। दिल्ली के तख्त का असली हकदार आखिर कौन होगा, इसका फैसला अब पानीपत के मैदान में ही होना था। ये लड़ाई तलवारों से ज्यादा पेट की आग से लड़ी गई। अब्दाली ने बहुत चालाकी से मराठों तक खाना पानी पहुंचने के सारे रास्ते बंद कर दिए। हफ्तों तक उस वक्त की भारत की सबसे शक्तिशाली सेना भूख से लड़ती रही। जब आखिरकार लड़ाई का दिन आया तो उनके शरीर में लड़ने की ताकत ही नहीं बची थी। सच तो ये है कि वो ये युद्ध मैदान में उतरने से पहले ही हार चुके थे। और नतीजा बेहद विनाशकारी था। मराठों की ऐसी जबरदस्त हार हुई कि उत्तर भारत में उनकी शक्ति की कमर ही टूट गई। लेकिन सबसे अहम बात यह थी कि जंग जीतने वाला अब्दाली भी दिल्ली में नहीं रुका। वो वापस चला गया और अपने पीछे एक ऐसा खालीपन छोड़ गया जिसे भरने वाला उस वक्त कोई नहीं था। इतिहास में इसे ही पावर वैक्यूम कहते हैं, एक ऐसा शून्य जो किसी नई बाहरी ताकत को अपनी ओर खींचता है। तो इन तीन लड़ाइयों की विरासत क्या थी? इनका असर सिर्फ उसी दौर पर नहीं बल्कि आने वाली सदियों पर पड़ना था। चलिए अब इन सभी धागों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि कैसे पानीपत ने भारत के भविष्य की पूरी तस्वीर ही बना डाली। इसे एक डोमिनो इफेक्ट की तरह समझिए। पहली लड़ाई ने मुगलों को स्थापित किया, दूसरी ने उन्हें और मजबूत किया, उन्हें सुरक्षित किया, लेकिन तीसरी लड़ाई ने मराठों को तोड़ के रख दिया, जिससे एक बहुत बड़ा खालीपन पैदा हो गया। और इस खालीपन को भरने के लिए कौन आया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये टेबल इन तीनों लड़ाइयों की पूरी कहानी को एक नज़र में साफ कर देती है। पहली लड़ाई ने एक साम्राज्य बनाया, दूसरी ने उसे बचाया और मजबूत किया, और तीसरी लड़ाई ने एक ताकत को मिटाकर अनजाने में ही सही एक नई विदेशी शक्ति के लिए भारत का दरवाजा पूरी तरह से खोल दिया। और शायद यही पानीपत की सबसे बड़ी और सबसे अहम विरासत है। तीसरी लड़ाई का असली नतीजा अब्दाली की जीत नहीं बल्कि मराठों की हार से पैदा हुआ वो शक्ति का शून्य था। वो पावर वैक्यूम था, एक ऐसा शून्य जिसे भरने के लिए एक व्यापारी बनकर आई ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत का नया शासक बनने का मौका मिल गया। तो अंत में एक सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। जरा सोचिए, अगर 1761 में उस दिन पानीपत में नतीजा कुछ और होता, अगर मराठे जीत जाते, तो क्या आज भारत का इतिहास और भूगोल वैसा ही होता जैसा हम जानते हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। नमस्कार, आज हम इतिहास के एक ऐसे निर्णायक युद्ध के बारे में बात करने जा रहे हैं जो अक्सर पानीपत की लड़ाई की छाया में कहीं खो सा जाता है। लेकिन सच तो यह है कि इसी लड़ाई ने भारत में मुगल साम्राज्य की असली नींव रखी थी। चलिए खानवा के युद्ध की कहानी को जरा और करीब से समझते हैं। तो ज्यादातर लोगों को यही लगता है ना कि 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई जीती और बस बाबर ने हिंदुस्तान पे कब्जा कर लिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। असल कहानी तो इसके बाद शुरू होती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि पानीपत के बाद वो कौन सी लड़ाई थी जिसने सच में भारत में मुगल साम्राज्य की तकदीर लिख दी। देखिए, पानीपत की जीत के बाद बाबर का दिल्ली और आगरा पर कब्जा तो हो गया था, लेकिन हिंदुस्तान का तख्त अभी भी कहना चाहिए दांव पर लगा हुआ था। याद रखना होगा कि पानीपत की लड़ाई दिल्ली सल्तनत के खिलाफ थी, जो उस वक्त तक काफी कमजोर हो चुकी थी। तो इस जीत ने बाबर को भारत में एक तरह से एंट्री तो दिला दी, लेकिन हिंदुस्तान पर हुकूमत करना वो अभी भी दूर की कौड़ी थी। असल में बाबर के लिए सबसे बड़ा खतरा दिल्ली सल्तनत नहीं थी, बल्कि उत्तर भारत की एक बहुत ही मजबूत और एकजुट ताकत थी जो उसे हिंदुस्तान से बाहर खदेड़ने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी थी। पानीपत तो बस एक ट्रेलर था, असली पिक्चर तो अभी बाकी थी। और यहीं पर कहानी में दो महान योद्धा आमने सामने आते हैं। एक तरफ हमलावर बाबर और दूसरी तरफ मेवाड़ के सबसे शक्तिशाली राजपूत शासक राणा सांगा। इन दोनों के बीच का फर्क बड़ा दिलचस्प है।
देखिए, बाबर के पास तोपें और बंदूकें जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी और पानीपत की जीत से उसका हौसला 7वें आसमान पर था। वहीं राणा सांगा, वो अपने समय के सबसे ताकतवर राजपूत राजा थे और उनके पीछे एक विशाल राजपूत संघ खड़ा था। और हाँ, राणा सांगा अकेले नहीं थे। उन्होंने बाबर को हराने के लिए मारवाड़, आमेर के शासकों से लेकर बचे खुचे अफगान सरदारों और हसन खान मेवाती तक को अपने साथ मिला लिया था। मतलब ये एक बहुत ही बड़ी और शक्तिशाली सेना थी। उनकी लड़ने की स्ट्रैटेजी में भी जमीन आसमान का फर्क था। बाबर पूरी तरह से तोपखाने और तुलुगमा यानी दुश्मन को किनारों से घेर कर मारने की डिफेंसिव टैक्टिक पर निर्भर था। दूसरी ओर राणा सांगा का भरोसा था अपनी ट्रेडिशनल लेकिन विशाल घुड़सवार सेना, हाथियों और सबसे बढ़कर अपनी सेना की संख्या पर। यह तो समझिए कि नई टेक्नोलॉजी और पुरानी ताकत की सीधी टक्कर थी। बाबर को ये पता था कि उसकी सेना संख्या में कम है और राजपूतों की बहादुरी के चर्चे सुनकर घबरा भी रही थी। इसलिए उसने अपने सैनिकों का मोराल बूस्ट करने के लिए एक दांव चलाया। उसने इस लड़ाई को धर्म युद्ध यानी जिहाद का नाम दिया और सबके सामने शराब के प्याले तोड़कर कभी शराब न पीने की कसम भी खा ली। और अब मंच तैयार था खानवा के उस घमासान युद्ध के लिए। 17 मार्च 1527 आगरा के पास खानवा का मैदान। इतिहास की दो सबसे शक्तिशाली सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी थीं। अब लड़ाई शुरू हुई और जानते हैं, शुरुआत में तो राणा सांगा के राजपूत योद्धाओं ने ऐसा जबरदस्त हमला किया कि मुगलों के पैर उखड़ गए। एक पल को तो लगा कि बस बाबर की कहानी खत्म। लेकिन तभी बाबर ने अपना तुरुप का इक्का चला, अपना तोपखाना। तोपों के गोलों की बौछार ने राजपूत सेना में ऐसी खलबली मचाई कि सब तितर-बितर हो गया। और इसी अफरा तफरी में राणा सांगा बुरी तरह घायल हो गए। उन्हें मैदान से हटाना पड़ा और बस यहीं से पूरी बाजी पलट गई। खानवा की जीत सिर्फ एक लड़ाई की जीत नहीं थी, इसने हिंदुस्तान में एक नए साम्राज्य के उदय का रास्ता पूरी तरह से साफ कर दिया था। तो नतीजा क्या निकला? बिल्कुल साफ। बाबर की एक निर्णायक जीत हुई। राणा सांगा की हार के साथ ही उनका बनाया हुआ राजपूत संघ बिखर गया और भारत में मुगल साम्राज्य की जो नींव पानीपत में रखी गई थी, वो अब सचमुच में मजबूत हो गई। युद्ध में बुरी तरह घायल होने के बावजूद राणा सांगा ने हार नहीं मानी थी। वो बाबर से फिर से लड़ने की योजना बना रहे थे, लेकिन ऐसा हो ना सका। 1528 में उनकी मृत्यु हो गई। कुछ इतिहासकार तो ये भी मानते हैं कि उन्हें उनके ही सरदारों ने जहर दे दिया था, जो एक और विनाशकारी युद्ध नहीं चाहते थे। और इसके साथ ही बाबर का सबसे बड़ा दुश्मन हमेशा के लिए रास्ते से हट गया। तो सवाल यह है कि खानवा के युद्ध का भारतीय इतिहास पर आखिर इतना गहरा असर कैसे पड़ा? ये टाइमलाइन पूरी कहानी को बड़े अच्छे से समझाती है। 1526 पानीपत से भारत में एंट्री हुई। 1527 खानवा ने उस एंट्री को एक मजबूत शासन में बदला और 1528 में राणा सांगा की मृत्यु के साथ बाबर के सामने कोई बड़ी चुनौती ही नहीं बची। तो कुल मिलाकर खानवा इतना जरूरी क्यों था? क्योंकि इसने पानीपत की जीत पर पक्की मोहर लगा दी। इसने राजपूत शक्ति को दशकों के लिए कमजोर कर दिया। इसने साबित किया कि युद्ध में तोपखाना कितना बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। और सबसे जरूरी बात, इसने बाबर को उत्तर भारत का एक छत्र शासक बना दिया। ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि अगर उस दिन खानवा के मैदान में नतीजा कुछ और होता, तो शायद आज हम भारत का जो इतिहास पढ़ते हैं वो बिल्कुल अलग होता। आज हम बात करेंगे एक ऐसी लड़ाई की जो सिर्फ एक जंग नहीं थी। ये कहानी है स्वाभिमान की, आज़ादी की और उस हिम्मत की जो इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गई। चलिए हल्दी घाटी की इस महान गाथा को करीब से समझते हैं। सोचिए, एक तरफ था मेवाड़ का छोटा मगर अपनी आज़ादी पर अड़ा हुआ एक राज्य, और दूसरी तरफ था वो विशाल मुगल साम्राज्य जिसने लगभग पूरे राजपूताना को अपने झंडे के नीचे कर लिया था। ये मुकाबला ही बराबरी का नहीं था, ये हिम्मत और ताकत की एक जबरदस्त टक्कर होने वाली थी। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि इस ऐतिहासिक टकराव का मंच कहाँ सजा था। ये लड़ाई आखिर कब और कहाँ लड़ी गई? तारीख थी 18 जून 1576 और जगह राजस्थान की अरावली पहाड़ियों के बीच एक तंग घाटी। यही वो मैदान था जहां इतिहास का एक ऐसा पन्ना लिखा जाना था जिसे कभी भुलाया नहीं जा सका। अब ये नाम हल्दी घाटी ये आया कहां से? इसकी वजह बड़ी दिलचस्प है। यहाँ की मिट्टी का रंग बिल्कुल हल्दी जैसा पीला है, तो इसी वजह से इसे हल्दी घाटी या टर्मरिक वैली कहा जाता है। एक ऐसी घाटी जिसका नाम ही उसके रंग से जुड़ा है। अब जरा फौज की ताकत पर नजर डालते हैं, और यहाँ फर्क जमीन आसमान का था।
मेवाड़ के पास थे करीब 20,000 सैनिक, तो वहीं मुगल सेना की ताकत थी 80,000। मतलब मेवाड़ के हर एक सैनिक के सामने 4 दुश्मन खड़े थे। ये आंकड़े ही बताते हैं कि चुनौती कितनी बड़ी थी। तो कौन थे वो चेहरे जो इन सेनाओं की कमान संभाले हुए थे? मेवाड़ की तरफ से तो खुद महाराणा प्रताप मैदान में थे और उनके साथ थे हकीम खान सूर। वहीं मुगल सेना की कमान आमेर के राजा मानसिंह और आसफ खां के हाथों में थी। और एक बात, बादशाह अकबर इस लड़ाई में खुद मौजूद नहीं थे, वो दूर से ही अपनी सेना को चला रहे थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये नौबत आई ही क्यों? आखिर क्या वजहें थीं कि ये टकराव होकर ही रहा? इसे टाला नहीं जा सकता था। इसके पीछे 3 बड़ी वजह थी। पहली, अकबर की विस्तारवादी नीति। वो पूरे भारत को एक साम्राज्य बनाना चाहते थे। दूसरी, महाराणा प्रताप का आत्मसम्मान, जिन्होंने गुलामी की शर्त पर कोई समझौता करने से साफ इनकार कर दिया। और तीसरी वजह थी मेवाड़ की लोकेशन, जो उसे सामरिक रूप से बहुत अहम बनाती थी। तो चलिए अब सीधे चलते हैं युद्ध के मैदान में और देखते हैं कि उस दिन हिम्मत और ताकत का ये महासंग्राम कैसे लड़ा गया। लड़ाई की शुरुआत हुई राजपूत सेना के एक ऐसे जबरदस्त और तूफानी हमले से कि मुगल सेना के पैर उखड़ने लगे। इसी भगदड़ के बीच महाराणा प्रताप ने सीधा मुगल सेनापति मानसिंह को निशाना बनाया, लेकिन तभी पासा पलटा। प्रताप दुश्मनों से घिर गए और उनका वफादार घोड़ा चेतक बुरी तरह जख्मी हो गया। इसके बाद भी चेतक अपने स्वामी को मैदान से सुरक्षित निकालने में कामयाब रहा और फिर उसने अपने प्राण त्याग दिए। और यहीं चेतक का जिक्र करना बहुत जरूरी है। चेतक सिर्फ एक घोड़ा नहीं था, वो वफादारी और बलिदान की एक ऐसी मिसाल था जिसने अपने मालिक की जान बचाई। उसकी बहादुरी के बिना हल्दी घाटी की कहानी अधूरी है। अब आते हैं लड़ाई के नतीजे पर, और इसका जो नतीजा निकला वो सीधा साधा नहीं था। यहाँ जीत और हार की पारंपरिक परिभाषा ही बदल जाती है। तो फिर असली सवाल पर आते हैं, इस जंग को जीता किसने? क्या वो मुगल थे जिनकी फौज 4 गुना बड़ी थी, या वो मेवाड़ था जिसने झुकने से इनकार कर दिया था? अगर हम मिलिट्री के नजरिए से देखें तो ये लड़ाई बेनतीजा रही। हाँ, मुगल सेना का मैदान पर कब्जा हो गया था, लेकिन उनका जो असली मकसद था वो पूरा नहीं हुआ। वो ना तो महाराणा प्रताप को पकड़ सके और ना ही मार सके। और यहीं से एक नई बात निकल कर आती है। इस लड़ाई को हार नहीं बल्कि आत्मसम्मान की विजय कहा गया। एक ऐसी जीत जो मैदान में नहीं बल्कि उसूलों और स्वाभिमान के मोर्चे पर हासिल की गई थी। क्योंकि कहानी यहां खत्म नहीं हुई थी। महाराणा प्रताप का जज्बा टूटा नहीं था। वो जंगलों और पहाड़ों से अपना संघर्ष जारी रखे हुए थे। कहते हैं कि उन्होंने घास की रोटियां खाईं पर अपनी आज़ादी का सौदा नहीं किया। और आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और उन्होंने मेवाड़ का एक बड़ा हिस्सा वापस जीत लिया। तो आखिर में सवाल ये है कि हल्दी घाटी की विरासत क्या है? क्यों ये कहानी आज भी हमें इतना प्रेरित करती है? देखिए, हल्दी घाटी की विरासत को हम 3 हिस्सों में देख सकते हैं। पहली, ये हर मुश्किल के बावजूद आज़ादी के लिए लड़ने का एक प्रतीक है। दूसरी, महाराणा प्रताप भारतीय इतिहास के एक महान योद्धा के रूप में हमेशा याद किए जाते हैं। और तीसरी, चेतक, जिसे आज भी हम बहादुरी और वफादारी की मिसाल मानते हैं। और यही बात हमें हल्दी घाटी की कहानी सिखाती है कि इतिहास बनाने के लिए गिनती नहीं, हिम्मत चाहिए। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि असली जीत का मतलब क्या है, जमीन का एक टुकड़ा जीतना या अपने उसूलों पर आखिरी सांस तक कायम रहना। भारत के इतिहास में कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जो सब कुछ बदल देती हैं। आज हम एक ऐसी ही घटना की बात करने वाले हैं, प्लासी का युद्ध। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी। सोचिए, ये वो पहली ईंट थी जिस पर ब्रिटिश साम्राज्य की 200 साल लंबी इमारत खड़ी हुई। ये सवाल ही पूरी कहानी की जड़ है। जानते हैं क्यों? क्योंकि प्लासी की जो लड़ाई थी वो असल में मैदान पर लड़ी ही नहीं गई। ये तो बंद दरवाजों के पीछे एक साजिश में जीती गई थी। तो चलिए आज इसी धोखे की कहानी को खोलते हैं, एक एक करके। तो देखिए, कहानी में 2 मेन प्लेयर्स थे। एक तरफ थे बंगाल के बहुत ही अमीर और पावरफुल नवाब सिराजुद्दौला, और दूसरी तरफ थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। आई तो थी व्यापार करने, लेकिन मन में सपना था हुकूमत करने का। और इन दोनों के बीच टेंशन बस बढ़ने ही वाली थी। अब जरा इन नंबरों पर एक नजर डालिए। मतलब सोचिए, नवाब के पास करीब 50,000 की फौज और रॉबर्ट क्लाइव के पास मुश्किल से 3,000 सैनिक। कोई भी देखकर कहेगा कि ये तो 1 साइडेड मैच है ना? तो फिर ये हुआ कैसे? इतनी छोटी सी सेना जीत कैसे गई? जवाब, जैसा मैंने कहा, ताकत में नहीं, धोखे में था। वो तारीख थी 23 जून 1757।
और जगह बंगाल में प्लासी। यही वो दिन और यही वो जगह थी जहां हिंदुस्तान के अगले 200 सालों का फैसला लिखा जाना था। लेकिन ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ। ऐसा भी था कि एक सुबह उठे और लड़ाई शुरू हो गई। नहीं, इसके पीछे कई वजहें थी जो धीरे धीरे इस आग को हवा दे रही थीं। तो ये टेंशन बढ़ा क्यों? देखिए, इसके पीछे 4 मोटी मोटी बातें थीं। पहली, अंग्रेजों की मनमानी। वो बंगाल में बिना कोई टैक्स दिए व्यापार कर रहे थे, मतलब सीधे सीधे खजाना खाली। दूसरी बात, वो नवाब से पूछे बिना ही कलकत्ता में किले बनाने लगे थे। ये तो सीधी सीधी नवाब की अथॉरिटी को चैलेंज था। अब जब सिराजुद्दौला ने एक्शन लिया और फोर्ट विलियम पर हमला किया तो अंग्रेजों ने इसे अपनी बेइज्जती मान लिया। और चौथा, उन्होंने ब्लैक होल नाम की घटना को इतना बढ़ा चढ़ाकर बताया कि बस उन्हें लड़ने का एक बहाना मिल गया। और यहीं से कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट शुरू होता है। ये कहानी है एक साजिश की। एक तरफ रॉबर्ट क्लाइव और दूसरी तरफ नवाब का ही एक सेनापति मीर जाफर, जो अपनी ही सरकार से खुश नहीं था। तो डील क्या थी? बहुत सीधी सी डील थी। बंगाल का ताज। क्लाइव ने मीर जाफर से कहा, सिराजुद्दौला को हटाओ, गद्दी तुम्हारी। और इस एक वादे के लिए मीर जाफर अपने ही नवाब को धोखा देने के लिए तैयार हो गया। उसने कहा, ठीक है, लड़ाई के मैदान में मेरी सेना सिर्फ खड़ी रहेगी, लड़ेगी नहीं। बस यही वो धोखा था जिसने असल लड़ाई शुरू होने से पहले ही खत्म कर दी। मतलब सौदा एकदम क्रिस्टल क्लियर था। मीर जाफर को मिलेगी नवाब की कुर्सी और अंग्रेजों को मिलेगा पूरे बंगाल पर राज करने का कंट्रोल। सोचिए, बस एक आदमी के लालच ने अंग्रेजों के लिए पूरे साम्राज्य का दरवाजा खोल दिया। तो आ गया वो दिन, 23 जून। दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। कागज पर देखें तो नवाब की सेना का पड़रा भारी था, बहुत भारी, लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और ही लिखी जा रही थी। लड़ाई तो शुरू हुई, लेकिन जैसा प्लान था कुछ ही घंटों में सब बदल गया। मीर जाफर और उसकी हजारों की सेना बस बुत बनकर खड़ी रहीं, 1 इंच आगे नहीं बढ़ी। अब जरा सोचिए, जब सैनिक अपने ही सबसे बड़े कमांडर को चुपचाप खड़ा देखेंगे तो उनका क्या होगा? हिम्मत टूट गई और नवाब की सेना में भगदड़ मच गई। तो जो लड़ाई हफ्तों चल सकती थी, जिसमें हजारों जानें जा सकती थीं, वो बस कुछ घंटों में ही सिमट गई। ये कोई बहादुरी की जीत नहीं थी, जी नहीं, ये तो एक साजिश की जीत थी। और जैसे ही लड़ाई खत्म हुई, साजिश का इनाम बंटने लगा। बंगाल का भविष्य हमेशा हमेशा के लिए बदल चुका था। तो हुआ क्या? अंग्रेज जीत गए, नवाब सिराजुद्दौला को पकड़ा गया और बाद में मार दिया गया। और जैसा वादा था, मीर जाफर को बंगाल का नया नवाब बना दिया गया। पर असली इनाम क्या था? वो था बंगाल का अथाह खजाना, जो अब सीधा ईस्ट इंडिया कंपनी की तिजोरी में जाने वाला था। मीर जाफर को ताज तो मिल गया, लेकिन असली पावर वो नहीं मिली। वो बस नाम का नवाब था, एक कठपुतली। असली डोर तो रॉबर्ट क्लाइव और कंपनी के हाथों में थी। चलिए अब जरा इसके लंबे असर को समझते हैं, क्योंकि प्लासी की हार सिर्फ एक नवाब की हार नहीं थी। नहीं, ये वो दिन था जब हिंदुस्तान की गुलामी की पहली ईंट रखी गई थी। देखिए, इस एक जीत ने किया क्या? इसने कंपनी को व्यापारियों से सीधे हुक्मरान बना दिया, एक पॉलिटिकल पावर। बंगाल से जो पैसा मिला ना, वो इतना था कि उसी पैसे से उन्होंने और बड़ी फौज खड़ी की और फिर उसी फौज से बाकी हिंदुस्तान को जीत लिया। इस एक लड़ाई ने यह भी दिखा दिया कि भारतीय राजाओं में आपस में कितनी फूट है। और बस यहीं से अगले 200 साल की गुलामी का रास्ता एकदम साफ हो गया। तो अगर एक लाइन में कहें तो प्लासी का युद्ध वो टर्निंग पॉइंट था जहां से हिंदुस्तान में लगभग 200 साल के ब्रिटिश राज की कहानी शुरू होती है। ये बात बिल्कुल सही है। प्लासी का युद्ध कोई आम लड़ाई नहीं थी। ये इतिहास का वो मोड़ था जिसने हिंदुस्तान की कहानी का रुख ही हमेशा के लिए बदल दिया। और आखिर में बस एक सवाल, अगर सिर्फ एक इंसान का धोखा, एक साजिश, एक पूरे सब कॉन्टिनेंट की किस्मत लिख सकती है, तो ये हमें आज की दुनिया में पावर, लालच और भरोसे के बारे में क्या सिखाती है? सोचने वाली बात है ना? नमस्कार। अगर ये पूछा जाए कि भारत में ब्रिटिश राज की नींव किस लड़ाई ने रखी, तो ज्यादातर लोगों का जवाब क्या होगा? यही ना, कि प्लासी का युद्ध। लेकिन क्या ये सच है? असली कहानी शायद प्लासी की नहीं, बल्कि 1764 में हुए बक्सर के युद्ध की है। एक ऐसी लड़ाई जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को सिर्फ व्यापारी से शासक बना दिया और हिंदुस्तान का इतिहास हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए सीधा सवाल पूछते हैं। जब भी ब्रिटिश राज की शुरुआत की बात होती है, सबसे पहले कौन सी लड़ाई का नाम जहन में आता है? बिल्कुल,
ज्यादातर लोग कहेंगे प्लासी, लेकिन आज हम इसी बात पर गौर करेंगे कि असली टर्निंग पॉइंट जो गेम चेंजर था वो प्लासी नहीं बल्कि 1764 का बक्सर का युद्ध था। क्यों? क्योंकि देखिए, प्लासी एक साजिश थी, एक धोखा था, लेकिन बक्सर वो एक आमने सामने की एक असली सैन्य जीत थी। तो आखिर बक्सर के युद्ध में ऐसा क्या हुआ था? चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे इस एक लड़ाई ने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारियों की गद्दी से उठाकर सीधा शासकों के सिंहासन पर बिठा दिया। तो सीन सेट करते हैं। साल था 1764, तारीख 22 अक्टूबर। बक्सर के मैदान में आमने सामने थी दो सेनाएं। एक तरफ थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और उनके खिलाफ कौन खड़ा था, सोच के देखिए। बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और तो और खुद मुगल सम्राट, इन सब की मिली-जुली सेना। कागज पर तो ये एक बेहद जबरदस्त टक्कर लग रही। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये नौबत आई ही क्यों? इतना बड़ा गठबंधन कंपनी के खिलाफ क्यों खड़ा हुआ? देखिए, कोई भी युद्ध रातों रात नहीं होता। इस टकराव के पीछे थे 4 बड़े कारण, जिन्होंने एक तरफ अपनी संप्रभुता बचा रहे एक हिंदुस्तानी शासक और दूसरी तरफ अपनी ताकत बढ़ा रही कंपनी को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। और ये 4 कारण क्या थे? सबसे पहले, कंपनी द्वारा व्यापार में मिली छूट का गलत इस्तेमाल। दूसरा, नवाब मीर कासिम का इस पर लगाम कसने के लिए टैक्स रिफॉर्म्स लाना। तीसरा, इससे गुस्साए अंग्रेजों का मीर कासिम को गद्दी से ही हटा देना। और चौथा, इन सब के नतीजे में कंपनी के खिलाफ एक बड़े हिंदुस्तानी गठबंधन का बनना। तो इसकी शुरुआत होती है पैसे से। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अफसर थे, उन्हें टैक्स फ्री ट्रेड मतलब बिना टैक्स दिए व्यापार करने की इजाजत थी। लेकिन वो इसका फायदा कंपनी के लिए नहीं बल्कि अपने पर्सनल बिजनेस के लिए उठा रहे थे। इसका असर क्या हुआ? बंगाल के जो लोकल व्यापारी थे उनका काम ठप हो गया और नवाब मीर कासिम का खजाना वो धीरे धीरे खाली होने लगा। अब मीर कासिम एक काबिल शासक था। उसने इस प्रॉब्लम का एक बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन निकाला। उसने ऐलान किया कि अब से सभी व्यापारी, चाहे वो ब्रिटिश हों या हिंदुस्तानी, सब बराबर टैक्स देंगे। लेकिन कंपनी को बराबरी का ये खेल बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो तो आग बबूला हो गए और उन्होंने क्या किया? उन्होंने मीर कासिम को गद्दी से हटाकर अपने पुराने कठपुतली मीर जाफर को वापस बिठा दिया। और बस यही वो पल था जब मीर कासिम अंग्रेजों का खुला दुश्मन बन गया। तो अब वापस चलते हैं युद्ध के मैदान में। ये देखते हैं कि आखिर हुआ क्या। ये कहानी है इस बात की कि कैसे एक छोटी लेकिन अनुशासित और संगठित फौज ने एक बहुत बड़ी सेना को हरा दिया। ये संख्या की नहीं बल्कि रणनीति और संगठन की जीत की कहानी है। तो देखिए, एक तरफ थे कौन-कौन? बंगाल के गद्दी से उतारे गए नवाब मीर कासिम, उनका साथ दे रहे थे अवध के नवाब शुजाउद्दौला, और इनके साथ थे खुद मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। मतलब ऑन पेपर ये एक ऐसी सेना थी जिसे हराना लगभग नामुमकिन लग रहा था। और दूसरी तरफ मेजर हेक्टर मुनरो की कमान में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना। तो सबसे बड़ा सवाल, इतनी बड़ी सेना हारी कैसे? वजह साफ थी, हिंदुस्तानी गठबंधन में कोऑर्डिनेशन मतलब तालमेल की जबरदस्त कमी थी। तीनों नेता असल में एक साझा मकसद के लिए नहीं बल्कि अपने अपने मतलब के लिए लड़ रहे थे। उनका नेतृत्व बिखरा हुआ था। जबकि इसके उलट कंपनी की फौज की रणनीति बेहतर थी, उनमें अनुशासन था और उनके हथियार भी आधुनिक थे। और नतीजा, 23 अक्टूबर 1764 को मेजर मुनरो की अनुशासित फौज ने इस विशाल लेकिन बिखरे हुए हिंदुस्तानी गठबंधन को बुरी तरह से एक निर्णायक हार दी। युद्ध तो खत्म हो गया, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होनी थी। अब बात करते हैं युद्ध के बाद के असर की और उस संधि की जिसने बस एक कलम के झटके से पूरे उपमहाद्वीप की किस्मत पर मुहर लगा दी। ये सिर्फ एक लड़ाई का अंत नहीं था, ये एक नए दौर की शुरुआत थी। साल 1765 में आई इलाहाबाद की संधि या ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। और ये समझना जरूरी है कि ये कोई आम संधि नहीं थी जिसमें जमीन का लेन देन होता है। नहीं, इसका मकसद जमीन नहीं बल्कि पावर यानी सत्ता को कानूनी तरीके से अपने हाथ में लेना था। इस संधि का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था दीवानी अधिकार का मिलना। अब ये दीवानी अधिकार क्या थे? इसका मतलब था बंगाल, बिहार और उड़ीसा में टैक्स वसूल करने का और नागरिक प्रशासन चलाने का कानूनी हक। एक लाइन में कहें तो ये शासन करने का लाइसेंस था। और इस एक चीज ने पूरा पावर स्ट्रक्चर ही बदल दिया।
पहला, अंग्रेजों को दीवानी अधिकार मिल गए। दूसरा, जो मुगल सम्राट कभी पूरे हिंदुस्तान पर राज करते थे वो अब कंपनी के पेंशनर बनकर रह गए। और तीसरा, अवध के नवाब को भी झुकना पड़ा और भारी जुर्माना भरना पड़ा। देखते ही देखते सारी बड़ी ताकतें कंपनी के सामने बेबस हो गई। तो चलिए अब इस पूरी कहानी के लंबे समय के प्रभाव यानी इसकी विरासत को समझते हैं। बक्सर वो लम्हा था जब एक व्यापारी कंपनी की किताबों का हिसाब किताब एक साम्राज्य के फरमान में बदल गया। तो इसका आखिरी निष्कर्ष क्या है? 3 बातें बिल्कुल साफ है। बक्सर के बाद ब्रिटिश भारत में सर्वोच्च शक्ति बन गए। कंपनी अब सिर्फ व्यापारी नहीं रही, वो शासक बन गई। और यहीं इसी जीत के साथ ब्रिटिश राज की असली मजबूत नींव रखी गई। और इतिहासकारों के बीच एक कहावत बहुत मशहूर है जो इस पूरी बात को एक लाइन में समझा देती है। प्लासी ने रास्ता दिखाया, बक्सर ने राज दिलाया। सही तो है, प्लासी ने दरवाजा खोला था लेकिन बक्सर ने तो उन्हें पूरे घर की चाबियां ही थमा दी। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं, हिंदुस्तान के भविष्य के लिए ज्यादा बड़ा खतरा क्या साबित हुआ, प्लासी में मिला धोखा या बक्सर में हुई हार? इस पर सोचिएगा जरूर। शायद इसका जवाब उतना आसान नहीं है जितना लगता है।